हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट सीरीज का लेक्चर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, क्योंकि जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए, उसका पूरा बेसिक फॉर्मेट्स और इंपॉर्टेंट की जिसकी वजह से आप गलती करते हो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और आज मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो आप जहां जहां आप मिस्टेक्स कर सकते हो उन चीजों को मैं आज कराऊं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से समझना। कहीं कोई डाउट्स होता है तो उसको मेरे से क्लियर कर लेना कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और बहुत मजे से क्वेश्चन कर लोगे। तो टॉपिक है आपका आज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं। तो क्या होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? तो एक बात ध्यान से समझो मेरी। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसको करने से पहले एक बात को क्लियर करके समझ लो कि अगर, ध्यान समझना बात को, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो आप अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना तो है नहीं, इसलिए उस अकाउंट का नाम रख दिया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। है सेम ऐसा ही, देखो लिखा है डेफिनेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे आर नॉट सेट अप विद द पर्पस टू अर्न प्रॉफिट। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो प्रॉफिट के पर्पस से बने ही नहीं है, तो क्यों बनाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट? तो इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन सरप्लस और लॉस। इसलिए ये एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम हमने क्या रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस लिए? तो अपने बिजनेस का सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए। तो यहाँ पे सरप्लस इज अ प्रॉफिट एंड डेफिसिट इज अ लॉस। तो एक तरह का ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, पर नाम है उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो कुछ वैसा ही फॉर्मेट है, थोड़ी चीजें थोड़ी डिफरेंस है। तो पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे पॉइंट्स जहां जहां आप गलतियां कर सकते हो। तो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो है कुछ इस तरीके का। आपके पास क्या होगा? तो भाई आपके पास होगा एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। हमने पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। तो आपको क्वेश्चन में रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा और आपको बोलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो याद रखना, ये वाली साइड है एक्सपेंडिचर, जैसे पीएनएल में होती थी ना एक्सपेंस की साइड, और ये इनकम की साइड। तो वैसे ही ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम। तो इस साइड आएंगे आपके ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। कौन से ईयर के भाई? तो करंट ईयर के। और इधर की साइड आएंगे जो भी आपके टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, क्या सिंपल है। इधर की साइड आपके सारे इनकम आ जाएंगे, इधर की साइड आपके सारे एक्सपेंस आ जाएंगे, फिर आप टोटल करोगे। अगर इस साइड बचता है बैलेंस तो वो होगा आपका सरप्लस, वही अगर इस साइड बचता है तो आपका आएगा डेफिसिट। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, क्या है, इधर एक्सपेंडिचर, इधर इनकम, टोटल किया, इधर बचा तो सरप्लस, इधर बचा तो डेफिसिट। ये फॉर्मेट। अब देखो, खर्चे तो यहां भी वैसे होंगे, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, खर्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं। तो इनके भी वही खर्चे होंगे, सैलरी, रेंट, वेजेस, जो आप नॉर्मल खर्चे पढ़ते हो। 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा है। बट इनकी जो इनकम होगी वो कुछ अलग होगी। इनकी जो इनकम होगी, जैसे इनको डोनेशन मिलेगा, इनको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सब्सक्रिप्शन अभी आपने कैलकुलेशन करी थी। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा। इनकम के नाम लिखते जाना चाहो तो आप, ये फॉर्मेट किस तरफ के पार्ट है, तो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा। उसके बाद एडमिशन कराते हैं तो एडमिशन फीस मिलेगी, एंट्रेंस फीस मिलेगी। तो इनके इनकम के थोड़े से सोर्स अलग है। तो उन बातों को मैं आगे इस वीडियो में ला रहा हूं समझाने के लिए। तो ये जो पॉइंट्स है जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। इसको आप फोटो खींच लो, ये फॉर्मेट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। और जो मैं अब इसके बाद जो चीजें बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब छोटी छोटी चीजें जहां पे आप गलती करते हो जिसकी वजह से आपका नंबर कटता है इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 5 नंबर आपके एग्जाम में दिलाएगा। तो ध्यान से समझ लें। सब्सक्रिप्शन आप पढ़ चुके हो पहले, तो सब्सक्रिप्शन किस तरफ आएगा, इनकम है तो सब्सक्रिप्शन भाई इस तरफ आता है। कैलकुलेशन आपने सीख लिया है, कंजप्शन भी आपने सब्सक्रिप्शन सीखा है, कंजप्शन खर्चा है वो इस तरफ आएगा। इन दो चीजों का आप सीख चुके हो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी आपने सीख लिया है। अब हम और कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में अभी जानेंगे एक एक करके। तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, अगर आप यहां पे देखो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डोनेशन। तो ध्यान से समझना, डोनेशन की बात करते हैं। मैं लिखते भी रहूंगा साथ में, तो आपको चीज थोड़ी समझ में आती रहेगी। देखो अगर आप ध्यान से देखो, डोनेशन की अगर मैं बात करूं
डोनेशन, डोनेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। डोनेशन यानी सिंपल सी बात है, अगर हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाने नहीं है, सर्विस देना है, तो हमें लोग डोनेशन भी देते होंगे। तो अगर हमें डोनेशन मिलता है तो ये हमारे लिए एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि आपके लिए भाई डोनेशन जो होगा वो इनकम होगा। अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट है तो उसके रिसीप्ट साइड में होगा, मिलेगा ही आपको। तो अगर डोनेशन में, तो डोनेशन दो तरह का मिलता है, एक मिलता है आपको जनरल डोनेशन और दूसरा मिलता है आपको स्पेसिफिक डोनेशन। तो बात आती है कि व्हाट इज जनरल डोनेशन एंड व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन। तो ध्यान से मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूं। सपोज करो मेरा एक एनपीओ है, एक बंदा आया, उसने मुझे बोला ये लो सर आपको 50,000 का डोनेशन। मैं उस 50,000 से कोई भी काम कर सकता हूं, दैट इज जनरल डोनेशन। लेकिन वही एक इंसान आया मेरे पास, उसने कहा लो सर 1 लाख का डोनेशन, ये इससे ना ये छत बनवा लेना, आपकी छत बहुत खराब हो गई है। स्पेशल पर्पस तो स्पेसिफिक डोनेशन, यानी अगर किसी डोनेशन के साथ काम बताया गया है तो वो आपका स्पेसिफिक है, काम नहीं बताया तो जनरल। जैसे आपको लिखा सिंपल डोनेशन तो दैट इज जनरल डोनेशन, लेकिन लिखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग तो स्पेसिफिक डोनेशन। अब आते हैं कि इसको डील कैसे करेंगे। तो जो आपका जनरल डोनेशन होता है वो आपके लिए होता है इनकम, तो उसको दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। तो लिखा दिया मैंने शो एट द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम। क्रेडिट साइड का मतलब कौन सी साइड हो गई, इनकम साइड। तो आप इसको दिखा दोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये इनकम साइड होती ना, तो इस इनकम साइड में दिखा दोगे, वही बात लिखा गया नीचे। क्लियर बात। अगर बात की जाए स्पेसिफिक डोनेशन की, डोनेशन मिला है किसी स्पेशल काम के लिए, तो अगर किसी स्पेशल काम के लिए आपको डोनेशन मिला है तो आपको उस डोनेशन से वो स्पेसिफिक काम करना पड़ेगा, तो आपके लिए होगा लायबिलिटीज। तो इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। तो देखो लिखा है these are the capitalized and show on the liability side of the balance sheet। तो ये पिक्चर लेना बहुत बढ़िया, बस बाकी इसके नीचे मैं इसका पीपीटी जो नोट्स है वो डाल दूंगा, फिर भी आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर बात। इसके आगे बढ़ते यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर बात यहां तक। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो ये आपका डोनेशन क्लियर हो गया। डोनेशन ध्यान रखना जनरल और स्पेसिफिक हो सकता है। जनरल डोनेशन है तो आपके लिए वो इनकम है, इनकम में इनकम में आएगा। स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो आपके लिए लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। दैट इज द शॉर्ट वन वर्ड में स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लेगेसी। तो बात करते हैं व्हाट इज लेगेसी। तो देखो लेगेसी कुछ हद तक डोनेशन जैसा ही है, बट लेगेसी मिलता है किसी की वसीयत, वो तो विरासत, तो मतलब उसके डेथ के बाद वो आपका हो जाएगा। देखो लिखा है लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव एज डोनेशन बाय ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर विल ऑफ ए डिसीज्ड पर्सन। किसी पर्सन के बिल में लिखा है कि वो जब मर जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी एनजीओ के नाम हो जाएगी, उसको बोलते हैं लेगेसी। तो ये भी दो तरह की होती है, एक जनरल लेगेसीज और एक स्पेसिफिक लेगेसीज, और ट्रीटमेंट भी वैसी होगी डोनेशन की तरह। अगर आपके लिए वो जनरल लेगेसीज है तो आपके लिए इनकम है, तो वो आपके आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड। अगर वो आपका स्पेसिफिक लेगेसीज है तो वो आपके लायबिलिटीज है, तो वो आएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो मैंने नीचे लिखा है, याद रखोगे लेगेसी है सेकंड पॉइंट। इनके की नोट्स बनाते चलना, क्योंकि जब आप आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करोगे तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो इसके साथ के साथ आप हैंड नोट्स बना लो, दैट वेरी मच बेटर, क्योंकि जब अगर मैं पीपीटी दूंगा उसमें जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं लिखा होगा। क्लियर बात। तो अच्छा होगा आप साथ के साथ लिखते चलो। अगले पे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया लेगेसी। थर्ड पे, थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, अगला पॉइंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो भाई क्या होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। तो अगर आप ध्यान से समझो, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब वो फीस जो एक बंदा एक बार पे कर दे और लाइफ टाइम का वो क्या बन जाए, तो लाइफ टाइम का वो बन जाए मेंबर, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है ना। लाइफ मेंबरशिप फीस इज अकाउंटेड एज ए कैपिटल रिसीव्ड। मतलब पहले मैं ट्रीटमेंट बता देता हूं, कहां दिखाएंगे इसको। तो ये हमारे लिए होती है लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा लाइफ मेंबरशिप फीस। समझ गए क्या क्यों दिखा रहे हैं। देखो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है कि एक बंदे ने वन टाइम पेमेंट किया, वो लाइफ टाइम का हमारा मेंबर है, मतलब जब तक मरता नहीं है तब तक वो हमारा मेंबर है। हम कैसे बता सकते हैं हमारे कब की इनकम है। सपोज एग्जांपल, एक बंदा आया, उसने आज मुझे मैंने कहा कि देखो ये हमारी सर्विस की ना लाइफ टाइम का मेंबर बनता है, तो 20,000 रुपए तो लाइफ टाइम मेंबर बन गया, तो उसने मुझे 20,000 दे दिया, तो मेरा लाइफ टाइम मेंबर बन गया। मुझे क्या पता उसकी क्या लाइफ हो सकता है, अभी पैसा दे रास्ते में जाते हो एक्सीडेंट हुआ मर गया, हो सकता है ना, हो सकता है वो 10 दिन बाद मर जाए, हो सकता है वो 10 सालों तक आए, हो सकता है वो आने वाले 50 सालों तक आए, तो मुझे नहीं पता उसकी लाइफ कितनी है। तो जब तक वो जिंदा है तब तक के लिए वो मेरा मेंबर है, वो तब तक आएगा। तो इसलिए लाइफ मेंबरशिप फीस हमारे लिए क्या ट्रीट की जाती है, हम उसे एज ए लायबिलिटीज है तो इनकम, बट हम उसको लायबिलिटीज की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक वो आएगा, तब तक के लिए हमारी लायबिलिटीज, मर गया तो इनकम मान लेंगे। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन के अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस मिलेगा, मतलब ये कहां होगा, मिलेगा तो रिसीप्ट एंड पेमेंट पे रिसीप्ट साइड में होगा हमेशा। तो इसको आप क्या मानोगे, तो हम इसको मानेंगे लायबिलिटीज और इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। तो अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो लाइफ मेंबरशिप फीस तो आनी ही नहीं है। देखो इसमें टॉपिक इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वाला भी है,
पर आपके सिलेबस से वो डिलीटेड है, तो इस साल हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर तक ही पढ़ने वाले हैं। तो ये लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपको दिखता है रिसिप्शन पेमेंट में तो उसको आपको भेजने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है एंट्रेंस फीस, तो इसको भी समझ लेते हैं। एंट्रेंस फीस की अगर बात की जाए तो देखो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, तो देखो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस में बड़ा डिफरेंस समझो। एग्जांपल देख सकते, तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन आ रहा है, ध्यान से समझता हूं, कॉलेज का एडमिशन का टाइम आ गया है ना, तो कॉलेज का एडमिशन हुआ तो दो काम होते हैं, एक तो आप एडमिशन कराने जब जाओगे तो पैसा दोगे, तो दैट इज एडमिशन फीस। उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, दैट इज एंट्रेंस फीस। तो अगर तो दोनों ही आएगा तो आपको दोनों ही रिसीप्शन पेमेंट के रिसीप्ट में मिलेगा, दोनों ही हमारे लिए इनकम है। नॉर्मली अगर ये दिया है तो हम इसको मानते हैं इनकम और इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड। लेकिन इसके फिर भी तीन ट्रीटमेंट हो सकते हैं, तो मैंने तीनों जिक्र किया। पहला लिखा है फुल अमाउंट में बी कैपिटलाइज एज ए कैपिटल फंड, मतलब अगर किसी क्वेश्चन बोला है कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज बोल दिया तो उसको दिखा देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, स्पेशल बोला जाएगा। दूसरा लिखा है फुल अमाउंट में बी टेकन एज रेवेन्यू, कुछ नहीं बोला तो भी हम यही वाली ट्रीटमेंट डील करते हैं, क्या करेंगे उसको हम मानेंगे इनकम और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में दिखा देंगे। और तीसरा हो सकता है कि बोलोगे कुछ अमाउंट कैपिटलाइज कर दो, जैसे 1 लाख का इनकम मान लो एडमिशन फीस मिला, बोला कि 50% कैपिटलाइज, तो 50% बैलेंस शीट में चले जाएगा और 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो देखो कुल मिला के इसके 3 अलग-अलग केसेस हो सकते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कुछ नहीं बोलता नॉर्मल एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस मिलेगा तो आप उसको इनकम मानोगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में दिखाओगे पहला। दूसरा अगर कि इनकम मतलब एडमिशन फीस एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, अगर ऐसा बोला गया है तो आप उसको लायबिलिटीज मांगोगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाओगे। और तीसरा दोनों का 50% 30-40 जो भी वो थर्ड केस। तो ये 3 तरह की ट्रीटमेंट इससे रिलेटेड आपको देखने को इन फ्यूचर क्वेश्चन के अंदर मिल सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड। और कुछ नहीं है तो आप जाओगे इसके साथ जाना है, मैं जब कुछ नहीं बोला तो। आगे बढ़ते हैं, देख लेना इसको, स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ लेना बात को। इसमें मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे, तो बात को ध्यान से समझना, ये भी बहुत गलत होने वाला है। स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर आपको याद होगा अभी इनसे पहले हमने कंजम्पशन पढ़ा था, और कंजम्पशन पे मैंने आपको क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल का भी कंजम्पशन निकालना सिखाया था। तो पहला केस उसी के ऊपर लिखा गया, लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैरी फॉरवर्ड इन बैलेंस शीट। लिखा कि अगर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है तो उस केस में आपको कंजम्पशन निकालना पड़ेगा। मतलब सिंपल, अगर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल पहले के कुछ बता रखा है, कुछ एडिशनल भी है और उस केस में कंजम्पशन बोला गया है, तो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो हम अकाउंट बनाएंगे उससे हम ट्रीटमेंट करेंगे, कंजम्पशन निकालेंगे। आपने सीखा कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, और उस कंजम्पशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेजेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग जो होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट तो आपको बनाना नहीं है। रिलेटेड से तो अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो आपके लिए क्या आएगा, कंजम्पशन आएगा निकाल के। सेकंड केस क्या हो सकता है, तो सेकंड केस में लिखा है कि सपोज करो आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का कोई बैलेंस नहीं दिया ना, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ है नहीं, और लिखा है कि ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया, ध्यान रखना ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया, तो हम उसको एज ए इनकम मानेंगे और उसको इनकम में दिखाएंगे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाएंगे। तो लिखा हुआ है इन केस ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल दैट वाज डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन सोल्ड वाज सेल प्रोसीड्स आर क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब क्या है कि सिंपली आपको दे रखा है कि हमने क्या करा, कुछ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि बेकार था, बेच दिया, इनकम होगी। तीसरा केस, सपोज करो आपको ओपनिंग पहले से कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल देगा, मान लो ओपनिंग का स्पोर्ट्स मटेरियल 20,000 दिया और बोला उसमें से उस स्पोर्ट्स मटेरियल उसको 18 में बेच दिया, तो उस केस में आपको लॉस होगा 2,000 का। तो अगर आपको स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिया है और उसको बेच रहे हैं, तो फिर देख लो क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है। कुछ नहीं दिया, सिंपल लिखा ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया तो उसको इनकम मान लो, और तीसरा जब ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज दिया तो फिर कंजम्पशन निकालो। ये 3 अलग अलग केसेस आपके क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इतना ही है, बस ये कुछ बातें थी जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते टाइम। इसके अलावा 1-2 बातें और मैं बता देता हूं, वो मैंने लिखी नहीं है, फिर मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। कोई भी अगर आप एसेट्स बेचते हो या खरीदते हो, तो एसेट्स बेचना और खरीदना हमारे लिए इनकम या एक्सपेंस नहीं है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। लेकिन किसी एसेट्स को बेचने खरीदने से आपको कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंस साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड, और प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड। उसके अलावा एक बात और, अगर किसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है तो वो भी आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, क्योंकि वो आपके लिए खर्चा होगा। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट, एक और चीज, गवर्नमेंट ग्रांट देता है तो भी आपके लिए इनकम होगी।
तो इन सब कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे चीजों को। तो आज की जो क्लास थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आने वाले आपके 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक के जितने भी 5 लेक्चर हो गए उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगले लेक्चर में हम इनकम टैक्स प्रोसीजर करके चैप्टर्स को खत्म करेंगे। थोड़ा लेक्चर अगला बड़ा होगा, कुछ क्वेश्चन मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा और वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आगे आने वाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।